नमस्कार, हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से आपको आधुनिक भारत का इतिहास क्रमशः सभी वीडियो आपको मिलने वाली है। मतलब यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। अब तक तो प्रैक्टिकल के तौर पे हम देख रहे थे इस तरह, लेकिन अब मैं आपके रिस्पांस के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो भी कुछ दिया जाए सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड किया जाए। तो मेरी यही कोशिश थी कि पहले देख लिया जाए कि हमारा रिस्पांस कैसा है, आप लोगों का रिस्पांस, हमारा रिस्पांस आप लोगों ने परखा और आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हमें प्रोत्साहित किया। और इस प्रोत्साहन को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सोच रहा था कि अब मैं शुरू कर दूंगा। और मैंने इतिहास से शुरू किया और इतिहास में सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं यानी आधुनिक भारत के इतिहास से, वहाँ से। और भारत में आप जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वह पढ़ने की सुविधा के अनुसार से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। और वैसे देखा जाए प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, तो वो अलग हो जाएगा। इतिहास को 3 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, वो देखा जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। वह परिभाषाएं आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लोगों को पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है कि जिस काल में लोग पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, लेकिन उनके द्वारा क्या पढ़ा गया, क्या लिखा गया, उसको हम नहीं पढ़ सके। उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। और इसके बाद जब ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लोग पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे और उस चीज को हम लोग समझ भी गए कि इन्होंने क्या लिखा है, इनकी लिपियों को पढ़ लिया हमने, तो उसको ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। तो इस तरह 3 इतिहास उसको देखा जाए, लेकिन हम अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटे हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम आधुनिक इतिहास से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ से क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको दिखाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो ध्यान रखिए, स्टार्ट होता है, देखिए आप यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी देखा जाए तो संस्कृति के हिसाब से अलग अलग। प्राचीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म से लोग ज्यादा रिलेटेड थे। ब्राह्मण धर्म का मतलब हिंदू धर्म से। उसके बाद जब मध्यकालीन इतिहास आया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव ज्यादा था। और जब आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ईसाई धर्म का ज्यादा प्रभाव था। इस तरह भी देखा जाएगा, तो अलग अलग करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियां जो पश्चिमी देशों से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसके बारे में हमको देखना है। किन परिस्थितियों में वह भारत में आई और भारत में ऐसा क्या था कि वह भारत की तरफ, और जो पूर्वी देश थे, यानी पूर्वी देश का मतलब इंग्लैंड से यानी यूरोप से जो पूर्वी देश थे, वहां पर ऐसा क्या था कि जिसके कारण वह लोग भारत की तरफ बहुत ज्यादा लालायित हुए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाया जाएगा, विधिवत विस्तृत तरीके से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी जो यूरोप, एशिया है, यूरोप जो महाद्वीप है, उसकी बात की जा रही है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में किन परिस्थितियों में आई थी। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, यह तो वर्तमान में यानी आधुनिक भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। कि अगर इतिहास देखा जाए तो भारत में यूरोपियों का बहुत पहले से ही भारत में व्यापार आवागमन प्रारंभ था। और साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो यूनानी जब भारत में आए थे तो वहां से भी देखा जाए तो भारत का और यूरोप का जो तालमेल था व्यापार के रूप में, तो वह चलता रहा और बहुत दिनों तक चलता रहा। और इतना चलता रहा कि कई प्रकार से यहाँ पर लोग व्यापार करना शुरू कर दिए थे। कई रास्ते भारत में आने के लिए चुन लिए थे लोग। हम भारत की बात करेंगे और कुछ देश यहाँ जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। तो कई रास्ते चुन लिए थे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक लाल सागर है, यहाँ से भी लाल सागर से होते हुए फिर यहाँ भूमि यानी स्थल मार्ग से होते हुए जाते थे। फिर भारत से
फारस की खाड़ी से होते हुए यहाँ जाते थे, और पश्चिमोत्तर भारत का एक स्थल मार्ग था, इससे भी होते हुए यहाँ पर जाते थे लोग, व्यापार करते थे। और फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आए, भारत में आए, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में आए, खूब व्यापार हुआ, भारत से होकर गए, यहाँ से गए, इस तरह करके व्यापार खूब होता रहा, यूरोप से खूब व्यापार होता रहा। और यहाँ से व्यापार यानी कच्चे माल लेकर, मसाले लेकर, जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग भारत में मसालों के लिए आए थे, मसाले लेकर या भारत से होते हुए या फिर लाल सागर से होते हुए या फारस की खाड़ी से होते हुए या लोग यूरोप की तरफ जाते थे। इधर और कुछ है छोटे छोटे, तो यूरोप की तरफ जाते थे, और यूरोपीय कंट्री इससे बहुत ज्यादा संपन्न होती गई। यानी यूरोप जो देश था भारत के व्यापार से और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से अत्यधिक संपन्न होती गई, और इतना संपन्न हो गया कि लोगों ने, मतलब ऐसा लगा कि आसानी से भारत के साथ व्यापार, बहुत आसानी से चीजें मिल जाती थी और खूब व्यापार चलता रहा, खूब, मतलब इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा यूरोपियों ने भारत के व्यापार। लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने यह जो कुस्तुनतुनिया थी, यानी तुर्की में जो कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था, इस पर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया। अब उस्मानिया सल्तनत ने जो इस पर अधिकार कर लिया, तो इससे यूरोपियों को क्या दिक्कत थी, परेशानी थी। और क्या परेशानी थी? परेशानी यह थी कि चाहे जिस रास्ते से आप जाएं यूरोप, भारत से कच्चा माल लेकर कुस्तुनतुनिया होकर ही यूरोप जाया जाता था। यानी अगर भारत से व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी लेकर जा रहे हैं, तो ये कई देशों में बट के, कई देशों के हाथों से होते हुए या यूरोप की तरफ जाता था। यह नहीं कि यूरोपीय लोग आए और सीधे भारत से उठाए यूरोप चले गए, ऐसा नहीं था। यहाँ से जो यूरोप का और भारत का व्यापार था, इसके बीच में कई लोगों की मध्यस्थता थी, और यह कह सकते हैं एक जंक्शन के रूप में कुस्तुनतुनिया कार्य करता था। यानी कुस्तुनतुनिया बिना होए किसी भी रास्ते से आप यूरोप नहीं जा सकते। और फिर तुर्कों ने क्या कर लिया, यानी उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर लिया कि इसी कुस्तुनतुनिया पर पूरा अधिकार कर लिया। कहा कि अब नहीं, कोई भी इधर से नहीं जाएगा, कोई भी इधर से नहीं जाएगा। अन्यथा इसके पहले क्या होता था कि पूरे भारत सहित, यानी पूर्वोत्तर, इधर पूर्वी देश, दक्षिण पूर्व एशिया तक यूरोप का या यूरोपीय जो क्षेत्र था, यूरोप का पूरा अधिकार था। एक छत्र व्यापारिक एकाधिकार यूरोपियों का था। लेकिन जैसे ही तुर्क या उस्मानिया सल्तनत हावी हुई, इसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो फिर क्या हुआ, इधर का भाग तुर्कों का हो गया, इधर का भाग यूरोपियों का हो गया। ठीक है, इधर का भाग तुर्कों का हो गया, इधर का भाग यूरोपियों का हो गया। और यूरोप में दो ऐसे देश थे, जैसे वेनिस, दो ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, वेनिस और कह सकते हैं जेनेवा, जो यूरोप के पूर्वी हिस्से में पड़ते थे। यानी कह सकते हैं कुस्तुनतुनिया, उसके बाद यहाँ पर पड़ते थे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यह लोग नहीं चाहते थे कि पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, वह जो बचा खुचा व्यापार है उस पर हावी हो। यह लोग, यानी वेनिस के लोग और जेनेवा के व्यापारी ये नहीं चाहते थे कि जो पश्चिमी के देश हैं, यानी पुर्तगाल है, स्पेन है, यह लोग इसमें भागीदारी करें। यानी जो बचा खुचा है, जो शेष था, वह तो उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया, और जो यूरोप में शेष जो बचा था, जिस पर पूर्वी यूरोप का ज्यादा प्रभाव था, तो वेनिस और जेनेवा के लोगों ने चाहा कि इस पे यह लोग, यानी पश्चिमी यूरोप के लोग, यानी इसी में यूक्रेन भी था, यह लोग नहीं चाहते थे कि यह पश्चिम के लोग इस पर शासन करें, यानी इस व्यापार में हिस्सेदारी करें। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जानते हैं कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। दो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, पुर्तगाल और स्पेन। इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम तुर्कों से बेवजह का झगड़ा मोल न ले, यानी दुश्मनी मोल। देखिए, एक व्यापारी का यही कार्य होता है कि बेवजह झगड़ा नहीं होना चाहिए। बेवजह किसी से कोई
युद्ध जैसी स्थिति नहीं पाल लेनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। और स्पेन के लोग और पुर्तगाल के लोग इसी जो नीति थी इसी का फॉलो किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इन लोगों से हमको कोई दिक्कत ना हो, या लोग यहीं पर सीमित रहे, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं हो। और जो यह उस्मानिया सल्तनत है इनसे भी हमसे कोई मतलब ना हो। अगर इनसे हम करेंगे तो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे, हमारा व्यापार प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा जो व्यापार है वह आगे बढ़े। तो 3 लोगों ने खोज करने की कोशिश की थी, यानी भारत की खोज करने की कोशिश 2 लोगों ने की थी। और एक देखा जाए स्टेप बाय स्टेप, यहीं से पुर्तगाल से 1487 ईस्वी में, पुर्तगाल से ही 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज चला। और उसने क्या किया कि उत्तम यहां पर उत्तम अंतरीफ, उत्तम आशा अंतरीफ की खोज कर डाली, ठीक है। यहां पर समुद्री मार्ग से यह चला। और यह कब चला था? 1487 ईस्वी में। कहां से चला था? पुर्तगाल से। यानी पुर्तगाल, देखिए यहां पर पुर्तगाल है, यह स्पेन है, यह वाला हिस्सा स्पेन का, यह वाला हिस्सा पुर्तगाल का। यहां से चला और यह घूमते हुए यहां पर आया, यानी अफ्रीका के एकदम दक्षिणी छोर पर इसने उत्तम आशा यानी केप ऑफ होप की खोज कर डाली। किसने? बार्थोलोमेव डियाज ने। कब? 1487 ईस्वी में, ठीक है। फिर क्या हुआ? कहा क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इधर से इधर जाना नहीं था, यह खोज रहे थे लोग, अपने व्यापार की तलाश कर रहे थे, रास्तों की खोज कर रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से हम इनसे उलझें। और इसी क्रम में बार्थोलोमेव डियाज ने क्या किया? 1487 ईस्वी में केप ऑफ होप यानी उत्तम आशा अंतरीप की खोज कर डाली। इसके बाद दूसरे क्रम में स्पेन के 1492, कहीं 94 भी लिखा है, 1492 अथवा 1494 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। नाम आप जानते होंगे, कोलंबस। देखिए कभी क्वेश्चन पूछते कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो वह स्पेन का रहने वाला था, ठीक है। और पुर्तगाल का रहने वाला कौन था? आपका भारत की जिसने खोज की थी, किसने खोज की थी भारत की? वास्को डी गामा ने। तो जो कोलंबस था, अब यह क्या किया कि यह भारत की खोज करने के लिए निकला। कोलंबस जो था भारत की खोज के लिए निकला। कब निकला? 1492, किसी किताब में 1494 ईस्वी दिया है। और खोज करने के लिए भारत चला था, लेकिन भारत ना होते हुए यह चला गया अमेरिका, ठीक है। तो इसने किसकी खोज कर डाली? अमेरिका की खोज कर डाली। अमेरिका की खोज कर डाली। किसने खोज की? कोलंबस ने। कब चला था? 1492, कहीं 1494 दिया है। तो कोलंबस जो था वह अमेरिका की खोज कर डाला। तो अभी भी इनके दिमाग में चल रहा था कि भाई हम जहां जाना चाहते थे वहां तो जा ही नहीं पाए। यानी इनको सबसे ज्यादा मसाला पसंद था। यूरोपीय कंट्रियां जो भी हैं वहां पर सर्दियों के मौसम में इन गरम मसालों की बहुत मांग बढ़ती थी। यह लोग अपने आप को गोश्त के सहारे जीवित रखते थे और यह मसाला उसमें और इनके स्वाद को बढ़ा देता था। इसलिए यह लोग मसालों की खोज में थे। कहा कि हम अमेरिका चले गए, हम उत्तम आशा अंतरीप चले गए, हम भारत कब जाएंगे? हमको तो असली चीज वहां पर है। आप जानते हैं कि भारत में मसाला प्रांत के नाम से केरल प्रसिद्ध है। और इधर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया की इंडोनेशिया जो भी क्षेत्र है यह मसाला के लिए प्रसिद्ध था। और मसालों में सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद था तो वह थी काली मिर्च। यूरोपियों को सबसे ज्यादा पसंद काली मिर्च। और काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। यवन मतलब विदेशी होते थे और प्रिय मतलब पसंद। जो विदेशियों को पसंद होती थी उसको यवन प्रिया कहा जाता था। तो यह जो काली मिर्च वहां तक नहीं पहुंच पाए। कहा कि भाई एक तो चला गया स्पेन से खोजते खोजते अमेरिका को चला गया, एक पुर्तगाल से चला तो वो चला गया यहाँ पर अफ्रीका में, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाया जहां पर हमको पहुंचना है। और इसी क्रम में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में एक नाविक चला था और जिसका नाम था वास्को डी गामा।
वास्को डिगामा। वास्को डिगामा चला 1498 में ईस्वी में। कहां से चला? पुर्तगाल से चला। और यह देखिए यहाँ पर है, ये अभी यूरोपीय कंट्री, देखिए कुछ अफ्रीकी कंट्री है, कुछ बीच में और छोटे छोटे द्वीप हैं। और यह पुर्तगाल से चला वास्को डिगामा और उत्तम अंतरिक्ष होते हुए और आ गया 20 मई 1498 ईस्वी में। कहां पर? भारत में। और भारत में 20 मई 1498 ईस्वी में यह भारत पहुंचा। और कालीकट के बंदरगाह जमोरिन नाम के राजा ने इसका स्वागत किया था। 1498 ईस्वी में यह आया, कालीकट के बंदरगाह पर यह आया और जमोरिन नामक राजा जो था इसने इसका स्वागत किया, यह भारत में आ गया। और बताया जाता है कि भारत में जितना खर्च करके वह आया और जितना खर्च करके वह गया, भारत से जो मसाला लेकर गया था यूरोप में बेचा था, इसका 60 गुना फायदा वास्को डिगामा को मिला था। जितने भी मसाले यहाँ से लेकर गया था पुर्तगाल में यानी यूरोपीय कंट्रियों में बेचा और इसका 60 गुना फायदा यूरोपियों को मिला था, यानी वास्को डिगामा को मिला था। और इस बात से वहां पर क्रांति आ गई, हलचल सी पैदा हो गई कि क्या है ऐसा भारत में। देखिए यहाँ पर यह लोग रोक दिए थे, बट यहाँ पर लाइन बना दिए थे कि अब इधर नहीं कुछ होने वाला है, कोई नहीं जाएगा इधर से। तो इन्होंने ऐसा रास्ता चुना और किसको खोल लिया? देखिए अफ्रीका को भी देख लीजिए, ध्यान में रखा इन्होंने, अमेरिका को भी ध्यान में रखा और इन्होंने भारत यानी दक्षिण पूर्व एशिया को भी इन्होंने ये वाला इन्होंने ध्यान में रखा। 3 जगह ये खोज दिए, एशिया, यूरोप के ये लोग थे ही, अफ्रीका और अमेरिका। अमेरिका कह सकते हैं कि अफ्रीका, और कहां से कर सकते हैं? एशिया। और ये लोग, इन लोगों का जो केंद्र था यह यूरोप में था ही। अब इन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। अब इस क्रम में क्या करेंगे? यह लोग सबसे पहले अफ्रीका में, यानी यहां से तो इनका नाता हो गया था भारत से। अब देखिए कैसे क्या करते हैं ये लोग। अब इन्होंने सबसे पहले इस क्रम में कि अफ्रीका की पहचान की कि भाई यहाँ पर भी हमको संपदा मिल सकती है। और अफ्रीका में इन्होंने क्या पहचाना? अपना सोना पहचाना, सोना यानी गोल्ड, और हाथी दांत इसका व्यापार प्रारंभ किया था। सबसे पहले इन्होंने सोने की यानी गोल्ड की और हाथी दांत की खोज की थी और इसी से व्यापार प्रारंभ किया था। यह भी एक कीमती धातु थी, इसका भी प्रयोग यह लोग करते थे, इसकी भी डिमांड यूरोप में थी, तो इससे ही यह लोग शुरू किए। फिर इनको क्या दिमाग में आया कि अब क्या करना है, कि इनको दूसरा चीज इनको समझ में आया कि यहाँ के जो लोग थे निग्रो मतलब जो ब्लैक कलर के लोग, जो कलर था इनका थोड़ा सा ब्लैक था, मानव व्यापार शुरू कर दिए, यानी मानव व्यापार शुरू कर दिए। शुरू हो गया मानव का व्यापार कि चलिए भाई हाथी और सोना से काम नहीं चलने वाला। इन्होंने क्या किया कि मानव यानी मनुष्यों की बहुत ज्यादा डिमांड थी इधर के क्षेत्रों में, अमेरिकी क्षेत्रों में और देश के यूरोपीय कंट्रियों में। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से मनुष्यों को उठाना प्रारंभ किया और इसका व्यापार शुरू कर दिया। कहां से? अफ्रीका से। और इन्होंने क्या किया कि अब देखिए त्रिकोणीय कार्य कर रहे हैं। क्या करेंगे? यह यूरोप है, यह मान लीजिए यूरोप हो गया, यह अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यह मान लीजिए अमेरिका हो गया, अमेरिका। यह 3 जगह जो था त्रिकोणीय व्यापार इनका प्रभावी हुआ। त्रिकोणीय व्यापार में क्या किया इन्होंने कि यह लोग यूरोप से अपने माल को लेकर आते थे। कहां से? यूरोप से। जो भी उनका यूरोप में माल जो भी था, कच्चा माल चाहे वो बना बनाया उत्पाद जो था, वह अफ्रीका के तटों पर लेकर आते थे। ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। देखिए कितना बड़ा दिमाग यूरोपियों का था कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया और व्यापार को कहां से कहां तक पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अफ्रीका को यहां पर अपने माल को दिया और अफ्रीका से उन गुलामों को लिया, पैसा नहीं लिया, बस अफ्रीका में अपने माल को सौंप दिया और गुलामों को यहां से ले लिया अफ्रीका से। और फिर यह इन गुलामों को अमेरिका में पहुंचाया। ठीक है, इन गुलामों को अमेरिका में पहुंचाया और अमेरिका में और अन्य जगहों पर इन गुलामों की मांग, इन दासों की मांग बढ़ती गई, बहुत तेजी से इनकी मांग बढ़ती गई। और इन्होंने क्या किया कि हर जगह
अफ्रीका से उठाते थे दासों को और हर जगह पहुंचाते थे, और चाय बागानों में, खदानों में इनको लगाया जाता था। यानी अब मेहनती थे, कार्य करते थे, इनको लगाया जाता था। और यूरोप क्या करता था कि जहां जहां पर मानव को व्यापार के रूप में भेजता था, वहां से कच्चा माल लेता था और इससे ले आकर अपने देश को भरता था। यहाँ से देखिए कुछ भी माल लाता था हल्का फुल्का, अफ्रीका से मनुष्यों को खरीदा और अमेरिका पहुंचाया या अन्य जगह पहुंचाया, और वहां से कच्चा माल जो भी था, कीमती चीज यहाँ पर लाता था और अपने यूरोप को भरते गया और यूरोप एक दिन ऐसा हुआ कि संपन्न हो गया। और इसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और यूरोप काफी विकसित हुआ और यूरोप अन्य जगहों पर अपने अपने प्रतिष्ठानों को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि अब देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद जब यह सब चीजें हो गई तो यूरोपीय जो थे आत्मनिर्भर हो गए, वह किसी भी देश पर व्यापार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि देखिए उनके पास पूंजी हो गई थी और वह व्यापार करने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसी क्रम में भारत में जो कंपनियां आएंगी उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी कौन आई, दूसरे नंबर पर कौन आई, तीसरे नंबर पर कौन आई, तो इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यह समझ में आ गई बात। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो भारत था, भारत से कई रास्ते थे जो यूरोप की तरफ व्यापार के लिए जाते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। यह जो भारत है कई रास्तों, ये लाल सागर था, यह फारस की खाड़ी थी, यह पश्चिमोत्तर से बोलन के दर्रे से होते हुए यहाँ पर जाता था। और कुस्तुनतुनिया के बगैर कोई भी व्यापार संभव नहीं था। और कुस्तुनतुनिया होते हुए स्पेन यानी पुर्तगाल और यूरोपीय कंट्रियों में व्यापार शुरू हो गया। कुछ समय बाद उस्मानिया सल्तनत यानी तुर्कों ने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कहा कि इधर अब कोई नहीं जाने वाला, यानी इस कंट्री में, यहाँ पर भारतीय क्षेत्रों में अब कोई नहीं जाने वाला है, अब सब यहाँ से रोक दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि यूरोपियों ने, पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने इसने एक नए रास्ते की खोज की और उसके क्रम में देखा जाए तो बार्थोलोमेव डियाज जो था वह उत्तर महासागरीय की खोज की, कोलंबस जो था वह अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा जो था वह भारत की खोज की। भारत में वो 20 मई 1498 को आया और इस तरह जब वो चारों तरफ अपने अपने प्रतिष्ठानों को की खोज कर लिए थे तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया था कि अफ्रीका से हाथी दांत और सोने का व्यापार शुरू कर दिया और इसके बाद कुछ समय बाद मानवों का यानी मनुष्यों का व्यापार शुरू किया। यहाँ से पुर्तगाल से यानी यूरोप से कोई सामान लेकर आते थे, अफ्रीका के तटों पर मनुष्यों से आयात निर्यात इनका करते थे और सीधे यहाँ से मनुष्यों को उठाकर अमेरिका या अन्य जगह पहुंचाते थे और वहां से माल लाते थे और यही क्रम चलता रहा और पूरा यूरोप जो था एकदम संपन्न हो गया। हर जगह से जो भी चीजें थी व्यापार की सबको लाकर यूरोप में भर दिया। यूरोप संपन्न हो गया। अब यूरोप हर कंट्री पर व्यापार करने के लिए तैयार था, सक्षम था और इसी क्रम में यूरोपीय कंट्रियां जो थी वह भारत में आई थी। अब कौन यूरोपीय कंपनी भारत में आई, पहले कौन सी बनी और भारत में पहले कौन आई, तो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। स्थापना कब हुई थी और भारत में आगमन कब हुआ था, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। इसी क्रम में देखिएगा भारत में आप जानते हैं कि 5 लगभग पुर्तगाल थे, डच थे, अंग्रेज थे, इसके बाद डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, ये लोग भारत में आए। इनके भारत में आने का क्रम जो था यह अलग देखेंगे और इनकी स्थापना का क्रम जो था यह अलग देखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे स्थापना से संबंधित तो उसका उत्तर अलग होगा और भारत में आने का क्रम जो पूछेगा उसका उत्तर अलग होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भारत में आने से पहले कंपनियों का स्थापना वर्ष, ठीक है। और भारत में जो कंपनी आई थी पहले, सबसे पहली कंपनी कौन आई थी, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल कब स्थापित हुई थी, इसको लिख लीजिएगा 1498 ईस्वी में, ठीक है। पुर्तगाली जो कंपनी थी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज की कंपनियों की स्थापना हुई। अंग्रेज कंपनियों की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को,
इसके बाद डच की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी, लेकिन भारत में बाद में आएंगे, तो इसलिए यह स्थापना का क्रम है। इसके बाद डेनिश जो कंपनी आएगी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में होगी। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी है, इसकी स्थापना देखा जाए, जो फ्रांसीसियों की कंपनी है, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में थी। तो कंपनियों की स्थापना वर्ष के क्रम लगाने के लिए अगर आता है तो पुर्तगाल की जस्ट बाद अंग्रेज लगाइएगा, और डच, डेनिश और फ्रांसीसी, ठीक है। बस यही क्रम उल्टा, दो ही हमको लग रहा है, दो ही है, दो ही क्रम उलट जाएगा। अगर स्थापना का क्रम पूछेगा, तब स्थापना का क्रम पूछेगा कि इसको मिलाने के लिए आता है, सुमेलित करने के लिए या क्रम लगाने के लिए, तो यहां पर आप करेंगे पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। यह स्थापना वर्ष से क्रम लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा अब देखिएगा, अब भारत में आगमन का क्रम देखिएगा। भारत में आगमन का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाल आएंगे, भारत में पुर्तगाल आएंगे। और पुर्तगाल जो आए थे, कब आए थे? 1498। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुर्तगाली नाविक के रूप में वास्को डी गामा भारत में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। और कहां पर आया था? कोचीन में। और बाद में ये अपने केंद्र को गोवा बना लिए, ठीक है। कोचीन पर उतरे थे, बाद में अपना, कल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि अपना स्थान गोवा बना लेंगे। इसके बाद डच आएंगे भारत में। देखिए अंग्रेज नहीं, डच आएंगे भारत में। और कब आएंगे? 1602 ईस्वी में। 100 साल तक, लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों का भारत पर अधिकार था। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1498 के बाद यह 1600 ईस्वी में आते हैं। तो 100 सालों, लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने अपने स्थान, देखिए तो डच आए तो यह कहां पर आए? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम, ध्यान रहे ये क्वेश्चन आता है, ये लोग कहां उतरे थे, ये लोग कहां उतरे थे। इसके बाद अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज भारत में आए तो 1608 ईस्वी में आए। अंग्रेज भारत में आए थे 1608 ईस्वी में आए थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन भारत में आए थे, लेकिन भारत में इनकी कोई अहमियत नहीं थी। जहांगीर के समय लोग आए थे, 1608 ईस्वी में आए तो सूरत में ये लोग आए थे। इसके बाद डेनिश आए, वही क्रम रहेगा, बस बदल जाएगा इतना थोड़ा सा। डेनिश आए थे 1620 ईस्वी में, इनका बहुत कोई मतलब नहीं था। और यह कहां उतरे थे? त्रावणकोर के बंदरगाह पर, यह नागापट्टनम, ठीक है। और यह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। और बच गई कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी 1698 ईस्वी में, और यह अभी सूरत में आई थी। 1698 ईस्वी में आई थी और सूरत में यह कंपनी आई थी। देखिए क्वेश्चन पूछता है वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो पूर्णतः सरकारी पैसे से खर्च, सरकारी धन पर भारत में आई थी? वह थी फ्रांसीसी, ठीक है। यह कह सकते हैं यह पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। तो कभी क्वेश्चन आगमन पे आए तो PDEF, इसको याद कर लीजिएगा। P से पुर्तगाल, D से डच, E से ईस्ट इंडिया कंपनी, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। तो इस तरह करके देखेंगे तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है। कंपनियों की स्थापना वर्ष, सबसे पहले पुर्तगाल बना, फिर अंग्रेज बना, फिर डच, डेनिश और फ्रांसीसी। बनने से नहीं, भारत में आने का क्रम अगर पूछेगा तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेनिश, सॉरी आगमन का क्रम देखिएगा, हाँ, डेनिश और फ्रांसीसी। तो यह 5 कंपनियां हैं जो भारत में आई थी। और इनका जो केंद्र था वह ध्यान में रखना है। ये लोग आए, पुर्तगाली आए तो कोचीन में अपना स्थान बनाए, फिर गोवा में चले गए। डच आए तो यह मछलीपट्टनम में आए। अंग्रेज आए तो सूरत में आए। डेनिश आए, त्रावणकोर आए यानी नागापट्टनम में आए। और फ्रांसीसी आए तो यह भी सूरत में आए। तो इसको भी ध्यान में रखना है। स्थापना वर्ष अलग है, आगमन भारत में आगमन का अलग है। तो उम्मीद है आपको उस बात समझ में आ गई होगी।
अब आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि अब क्रमशः पुर्तगालियों को पढ़ेंगे, डचों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को, डेनिश को और फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। इनसे जो भी युद्ध हुए थे उन युद्ध को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम लोग ध्यान में देखते हैं, अपने अपने तैयारी में आप लगे रहें और आपको क्रमशः वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है, तो हेरिटेज स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में इसकी जानकारी बढ़ाते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।